एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहली डेफिनेशन आज सीखेंगे उसका नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? वैसे मैंने तुम्हें ये डिटेल में तुम्हें फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ इसी प्लेलिस्ट की, जिसका नाम है व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो एक बार उसको रेफर कर लेना अगर ये समझना है तो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि जो भी मेरे बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फिर क्लासीफाई करता हूँ, फिर समराइज करता हूँ। तो ये जो रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग होती है ना, ये एक पर्टिकुलर बुक में होती है जिसका नाम होता है जर्नल। क्लासिफिकेशन एक पर्टिकुलर बुक में होती है जिसका नाम होता है लेजर। समराइज होता है एक पर्टिकुलर बुक में जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो सर इन्हीं को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? द रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स द रिकॉर्ड्स इन विच the financial transactions of an entity are recorded and are maintained. They include cash book, journal and ledger. अब देखो सर, नेक्स्ट बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? देखो उसने क्या बोला है, इसको समझो ध्यान से। गुड्स सोल्ड, ठीक है, कि मैंने ऐसे गुड्स बनाए हैं, गुड्स परचेज इसलिए करता हूँ ताकि सेल कर सकूँ। उसकी कॉस्ट कितनी है? इसका मतलब है कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गाड़ी बनाता हूँ, तो गाड़ी बनाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगी। गाड़ी मेरा गुड्स है क्योंकि मैंने उसको बनाया इससे ताकि मैं सेल कर सकूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि मेरे को गाड़ी बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी। कितनी कॉस्ट लगी का मतलब होता है उसके ऊपर मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा। तो जब मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की मतलब डायरेक्टली जो उसके ऊपर लगी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि मेरे को एक गुड को बेचने के लिए, मतलब उसको प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को वो गुड्स घर में कितने का पड़ा ताकि बेच के उसको प्रॉफिट कमा सकूं। तो देखो सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। कि सर वो उसके ऊपर लग रही है, एट्रीब्यूटेबल मतलब कि लगना, कि वो ऐसी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ऐसी डायरेक्ट कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर गुड की प्रोडक्शन के लिए लग रही है। और द सर्विसेज रेंडर्ड, या कोई सर्विस प्रोवाइड करने में जितना भी खर्चा लग रहा है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर नेक्स्ट है डेबिट, क्रेडिट और अकाउंट। इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले अकाउंट का मतलब समझाता हूँ। अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखो मैंने तुम्हें बताया था लेजर में हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब है कि मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर हेड की ट्रांजेक्शन उसके अंदर लिखूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ बैंक है, लेजर एक बुक है, ठीक है, सपोज 100 पन्नों का लेजर है। मैंने बोला पहले 5 पन्नों में मैं बस बैंक की ट्रांजैक्शंस लिखूंगा कि जो भी मेरी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ हुई है। अगले 5 में बस कैश की ट्रांजैक्शन लिखूंगा। उसके अगले 5 में मैं बस राम एक मेरा डेटर है, उसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो लिखूंगा। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। अकाउंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर हेड दे दिया जिसके अंदर उसी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। जैसे यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर नाम क्या दिया, बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि या इसके ऊपर ये जितना भी यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ना, इसमें बस बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो पहले अकाउंट का मतलब समझो। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। कि एक पर्टिकुलर हेड है, हेड मतलब यहाँ बैंक अकाउंट है, इसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन बैंक के रिलेशन में होगी वो आएंगी। अब सर फिर डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है किसी भी अकाउंट की लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, किसी भी अकाउंट की राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। सर डेबिट और क्रेडिट में कब लिखना है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज पैसा आया, बैंक में पैसा रिसीव हुआ, तो उसको डेबिट पे लिखूंगा या क्रेडिट पे लिखूंगा। तो ये तुम्हें पता लगेगा, जो तुम्हारी बुक में एक चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, कि ऐसा रूल लगाओ कब हमें पता लगेगा कि उसको डेबिट में लिखना है, कब उसको पता लगेगा क्रेडिट में लिखना है। तो सर डेबिट का मतलब क्या हो गया? डेबिट का मतलब हो गया लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, और राइट साइड ऑफ एन अकाउंट का मतलब हो गया क्रेडिट। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इज योर डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो अगर मेरे बिजनेस के अंदर कोई फिक्स्ड एसेट पड़ा हुआ है, अब ये जो फिक्स्ड एसेट पड़ा है इसको मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। अगर आज 10 लाख का लिया, 5 साल में बेचूंगा तो मे बी 5-6 लाख का बिकेगा, जितने भी वैल्यू है। इसका मतलब है जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे उसकी वैल्यू कम होगी। इसी को बोलते हैं सर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इसलिए होता है या तो यूसेज बहुत होगी, डेप्रीसिएशन है फ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से भी होता है। फ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? यार मेरे को एक बात बताओ, अगर आज मैं कोई मशीनरी लेके आया, अगले 5 साल के अंदर वो मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा
पुरानी हो गई, ठीक है, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी पूरी पुरानी हो गई और अब बहुत फास्ट मशीन्स आ गई नई टेक्नोलॉजी के साथ। भले ही वो बहुत अच्छी मशीनरी है अभी भी, बट ए फ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम बीतते बीतते टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई कि उसकी वैल्यू अपने आप ही डाउन हो गई। तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, की फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल यूसेज, वेयर एंड टेयर और ए फ्लक्स ऑफ टाइम। तो देखो सर, डेप्रिसिएशन इज दी फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज, ठीक है, विद ए फ्लक्स ऑफ टाइम की टेक्नोलॉजी बदल दी, और ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब कि बार बार यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो गई। इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए खर्चा है। अच्छा, एक और बात, जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो मेरे बिजनेस का होता है नॉन कैश एक्सपेंस। ये ध्यान से समझना, नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब होता है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने 10 लाख रुपया खर्चा किया, ठीक है, एक मशीनरी लेके आया, अगले साल उस मशीनरी की वैल्यू रहेगी 9 लाख रुपया। मुझे एक बात बताओ, क्या 1 लाख मेरी जेब से गया? आंसर इज नो। बट क्या 1 लाख से डेप्रिसिएशन हुई? आंसर इज यस। इसका मतलब है 10 लाख की मशीनरी 9 लाख की होगी, तो 1 लाख का नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया मेरा। 1 लाख का जो एक्सपेंस हुआ है, क्या मैंने जेब से भरा उसको? आंसर इज नो। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, कि ये ऐसा खर्चा है जिसमें कैश खर्च नहीं होता। सैलरी भी एक एक्सपेंस है, बट सैलरी देने के लिए खर्चा करना पड़ता है, उसको कैश में पेमेंट करनी पड़ती है एम्प्लॉय को, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। अब बोलते हैं सर इनसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। सर इनसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके पास इतना पैसा नहीं है, इतने एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके। अगर एक ऐसे इंसान ने 50 लाख का लोन लिया है, उसके पास जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है वो 20 लाख की है, तो उसको बोलूँगा इंसॉल्वेंट है, वो 30 लाख रुपया पे नहीं कर सकता। सॉल्वेंट का मतलब है जिसके पास एसेट्स ज़्यादा हैं बट लाइबिलिटी कम है। सो इनसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट। सॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट। अब देखो सर, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का सिंपल मतलब होता है ओनर। ओनर का 2 काम होते हैं, एक तो बिजनेस से पैसा लगाता है और जितना भी बिजनेस के अंदर रिस्क होता है वो बेयर करता है, तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बेयर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज नोन एज अ प्रोप्राइटर। अब देखो सर, रिबेट, रिबेट का मतलब क्या होता है? रिबेट का मतलब होता है कि जो भी मैं गुड्स बेच रहा हूँ उसकी वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस करके बेच रहा हूँ। सर रिड्यूस करके बेचना, ये तो आपने डिस्काउंट भी समझाया था। देखो, ट्रेड डिस्काउंट होता है कि मैं वैल्यू को कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं बल्क में परचेस कर रहा हूँ। कैश डिस्काउंट होता है वैल्यू को कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी के भी कैश की पेमेंट रिसीव हो रही है। बिजनेसमैन को अगर एडवांस कैश की पेमेंट रिसीव होगी, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा लेगा। बट रिबेट क्यों दी जाती है? रिबेट दी जाती है फॉर द रीजन अदर देन ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर देन कैश डिस्काउंट। इसका मतलब है, अगर मैं बोल रहा हूं कि सपोज मैं कोई गुड्स परचेस कर रहा हूं, वो थोड़ा सा डिफेक्टिव है, 5% वो गुड डिफेक्टिव है, बट मेरा उससे काम चल जाएगा, तो मैं उस 5% डिफेक्ट के लिए ना, मैं सेलर को बोलूंगा कि भाई इसका प्राइस कम करके दे, और इसको बोलेंगे रिबेट। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। कि सर फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स, इट इज अलाउड फॉर द रीजन अदर देन द ट्रेड डिस्काउंट और द कैश डिस्काउंट। सर ये ट्रेड डिस्काउंट, बल्क में बाय किया उसको रिबेट बोलेंगे? नहीं, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। सर जल्दी पेमेंट कर दी उसको क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। क्या उसको रिबेट बोलेंगे? नहीं। रिबेट का मतलब है मैंने वैल्यू कम की है, कम करके वैल्यू में बेचा है, बट वो कैश डिस्काउंट का रीजन है, ट्रेड डिस्काउंट का रीजन नहीं है। मे बी गुड्स डिफेक्टिव है या पुअर क्वालिटी की है, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू को कम कर दिया, इसको बोलते हैं रिबेट। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं तुम्हें हाईली रेकमेंड करूंगा कि एक बार वो पहली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें तुम्हारे पूरे साल का अकाउंट्स का जो फ्लो है ना वो बन जाएगा। वीडियो का नाम है सर व्हाट इज अकाउंटेंसी, बहुत अच्छे से समझाई गई है, तुम्हारा पूरा फ्लो बन जाएगा कि पूरे 2 सालों में अकाउंट्स क्या होता है, बहुत ढंग से समझ आएगा। अब मैं इसमें तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है, नाम से क्लियर होता है, फाइनल। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमें फाइनल रिजल्ट बताती हैं। फाइनल रिजल्ट का मतलब है, मेरे को एक बात बताओ, क्या बिजनेसमैन को फर्क पड़ रहा है उसने कितनी परचेज की, कितनी सेल की? उसको कुछ फर्क नहीं है। वो कहता है भाई मेरे को लास्ट में मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ वो बता दो। तो जो हम प्रॉफिट निकालते हैं या हम जो लॉस निकालते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा सर, बिजनेसमैन एक तो प्रॉफिट और लॉस जानने में इंटरेस्टेड होता है, एक वो इंटरेस्टेड होता है कि मेरे बिजनेस में मेरे एसेट्स कितने बड़े और लाइबिलिटीज कितनी बड़ी हैं, तो वो हमें बताती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज नोन एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। They are the trading, P&L account and the balance sheets and are prepared at the end of accounting period। सर लास्ट में क्यों प्रिपेयर करते हैं? अरे भाई पूरे साल पहले बिजनेस करोगे तो पता लगेगा ना प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, हर दूसरे महीने थोड़ा ना बनाते रहोगे। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर नहीं समझ आई तो एक बार पहली वीडियो देख लेना। सर नेक्स्ट, एक्सपेंस।
सर एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि मेरे बिजनेस ने ऐसा कुछ भी खर्चा किया है जिसका बेनिफिट मेरे को अभी के अभी रिसीव हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को सैलरी पे की, ठीक है, अगर मैंने अभी सैलरी पे की है तो मेरे को एक बात बताओ, वो जो इंसान मेरे लिए काम कर रहा है उसका बेनिफिट मेरे को साथ साथ मिल ही जा रहा है कि 15 दिन काम किया, मैंने 15 दिन की सैलरी दे दी, तो जैसी ही सैलरी दी 15 दिन का मेरे को बेनिफिट मिल गया, फिर 15 दिन सैलरी दी फिर बेनिफिट मिल गया। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस इज दी कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू एंड हुज बेनिफिट इज फिनिश्ड इमीडिएटली, कि उसका बेनिफिट एकदम से ही खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, डेप्रीसिएशन, तो ये सारे क्या हैं, एक्सपेंस। अब सर बहुत ध्यान से समझना, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। एक्सपेंस की दो टाइप्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि मैंने इस अकाउंटिंग ईयर में अगले साल का खर्चा पे कर दिया। अच्छा सर समझे, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस साल कोई खर्चा किया, ठीक है, तो मैं इसी साल में उसको रिकॉर्ड करूंगा, बट मैंने क्या किया है, इस साल कुछ अगले साल का खर्चा पे कर दिया है, मतलब जिसका इस साल ऐसा खर्चा पे कर दिया जिसका बेनिफिट मेरे को अगले साल भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला सर ये 2024, 1/4/2024 और 31 मार्च 2025 है, ये मेरा करंट अकाउंटिंग ईयर है, करंट ईयर है, मतलब ये अभी, ठीक है। मैंने करंट ईयर में 1 अक्टूबर को फॉर एग्जाम्पल 12,000 पर एनम, 12,000 पर एनम का मतलब है हर महीने का 1,000, ठीक है, मैंने 12,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। सर कब पे किया, सर 2024 के अंदर, मतलब करंट अकाउंटिंग ईयर में। कब पे किया, 1 अक्टूबर को। अच्छा 1 अक्टूबर से इस साल को ख़त्म होने में रह गए 6 महीने, 31 मार्च तक। अब सर नया साल शुरू होगा, वो होगा 1 अप्रैल से आगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जो खर्चा किया वो किस साल, कितने साल का किया, सर आपने तो पूरे साल का किया। इसका मतलब है सर 6 महीने ये वाले यूटिलाइज हो गए और 6 महीने ये वाले यूटिलाइज हो गए। तो मैंने बोला इस साल मैंने अगले साल का कोई खर्चा कर दिया जिसका बेनिफिट अगले साल भी मिलेगा, इसको बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंस। देखो सर ये 12,000 पर एनम पे किया, 1 अक्टूबर को पे किया। जब मैंने इसको 1 अक्टूबर को पे किया तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये जो 6,000 है ये तो मेरा इसी साल का खर्चा है, बट अगले साल के 6 महीने के लिए भी मैंने 6,000 पे कर दिए। जो मैंने अगले साल के लिए इस साल खर्चा कर दिया है उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। दोबारा बोल रहा हूँ, अगले साल के लिए इस साल खर्चा कर दिया है, जिसका मतलब है कि ये जो आज खर्चा किया है उसका बेनिफिट अगले साल भी मिलेगा, तो इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखो सर मैंने क्या बोला है, 12,000 का खर्चा था जिसमें से 6 महीने तो मैं इसी साल का खर्चा है। अब अगले साल मेरे को 6 महीने के लिए बेनिफिट मिलेगा, बट क्या उस साल कोई खर्चा करूंगा, नहीं, वो उस साल का खर्चा मैंने इस साल कर दिए। इसका मतलब है सर ये जो बाकी का 6,000 है ये मेरा हुआ प्रीपेड एक्सपेंस। इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस इन अ करंट ईयर। करंट ईयर में अगले 6 महीने का खर्चा पे कर दिया, एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर्स, के अगले सालों में उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। किसका बेनिफिट मिलता जाएगा, जो खर्चा मैंने आज किया। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि मेरे को इस साल का खर्चा कर देना चाहिए था, कि फॉर एग्जांपल मेरे को इस साल 50,000 रुपये की सैलरी देनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं बस 20,000 की सैलरी दे पाया, तो जो 30,000 की सैलरी नहीं दी वो अगले साल जाके पे कर दूंगा, इसको बोलते हैं। तो अगले साल इस साल का खर्चा जो पे नहीं किया उसको बोलूँगा आउटस्टैंडिंग, कि ये पिछले साल का खर्चा है जो मुझे इस साल पे करना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि अभी तक पे नहीं किया, आउटस्टैंड है, मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा है भाई पे कर दे, ये पिछले साल का खर्चा है। तो देखो सर इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट नॉट बीन पेड। इनकर्ड का मतलब होता है कि मेरे को 50,000 रुपये पे करने थे, ये मेरा खर्चा था, मेरे सामने एम्प्लॉय था कि उसको 50,000 पे करना है, बट मैं 31 मार्च तक उसको 20,000 पे कर पाया, तो अब अगला साल आ गया, अगले साल में मैंने उसको बाकी के 30,000 पे किया, तो अगले साल मैंने पिछले साल का खर्चा किया, इसको बोलते हैं अगले साल के लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कि वो इनकर हो गया, 50,000 देना था बट अभी तक पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी हैज़ टू पे 1 लाख पर एनम की सैलरी टू एन एम्प्लॉय, आउट ऑफ विच ओनली 40,000 हैज़ बीन पेड। 1 लाख रुपये पे करना था, उसने 1 लाख का हमारा जो सैलरी मैंने दी एम्प्लॉय को, उसने काम कर दिया था, 1 लाख रुपये उसको देना चाहिए था बट अभी तक नहीं दिया, मैंने वो उसको 40,000 दिया, मैंने उसको बोला भाई 60,000 ना तेरे को 1 अप्रैल के बाद दे दूंगा, तो सर वो 60,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो सर यहाँ पर एक एग्जांपल है, करंट ईयर में कितना ड्यू था, मतलब कितना पैसा देना था, 1 लाख,
पे कितना हुआ बस 40,000। तो जो अगला साल है, नेक्स्ट ईयर है, उसमें 60,000 पे करना है। 60,000 कौन से साल का खर्चा है सर? वो तो पिछले साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा है ना, इस साल देना चाहिए था 60,000, बट नहीं दिया, तो इसको बोलूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इस केस में आउटस्टैंडिंग सैलरी, और सैलरी एक्सपेंस होता है। अब सर एक्सपेंडिचर का मतलब समझो। सर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि सर ऐसी कोई भी अमाउंट स्पेंड की है सर तुम्हारे बिजनेस ने फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है कि मेरे को डे टू डे बिजनेस चलाना है, इसलिए मैं खर्चा कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सैलरी दे रहा हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय काम करेगा तो दिनों दिन का बिजनेस चलेगा। किसी को रेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिनों दिन का बिजनेस चलेगा। एक्सपेंडिचर होता है कि मैं एसेट बाय करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई मशीनरी ले ली, तो जो मैंने मशीनरी ली है वो मेरा एक्सपेंडिचर है, मतलब उसका बेनिफिट मेरे को आज भी मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा। एक्सपेंडिचर होता है जो बहुत बड़ी अमाउंट का खर्चा किया जाए, और एक्सपेंस होता है जो मेरे डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो मैंने खर्चा किया हो। तो देखो सर, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट बाय एन एंटिटी फॉर एक्वायरिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एक्सपेंडिचर आर ऑफ 3 टाइप्स। द नंबर 1 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा मैंने कोई भी खर्चा किया है जिससे मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास 2 मशीन्स हैं, ठीक है, जिससे मेरी 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही थी, जो भी मैं गुड्स बेच रहा हूँ, अब मैंने एक और मशीन ली। मेरे को एक बात बताओ, अगर एक और मशीन लेके आऊँगा, क्या उससे मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी? का आंसर इज यस। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी? का आंसर इज यस, और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स इन विच इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये एसेट्स को बाय कर रहा हूँ। अगर मैं सपोज 2 बिल्डिंग्स हैं जिसमें मेरा बिजनेस चल रहा है, अगर एक और तीसरी बिल्डिंग भी ले ली, ठीक है, तो उसमें और प्रोडक्शन होगी और प्रॉफिट होगा। तो मैंने ऐसा एसेट एक्वायर किया जिसके कारण मेरे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो प्रॉफिट है, वो बढ़ना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो मान के चलो सेम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा कोई भी खर्चा मैंने किया है जिसका जो बेनिफिट है वो अभी के अभी कंज्यूम हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इससे कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, इससे जितनी भी अर्निंग कैपेसिटी है ना वो मेंटेन होती जाएगी, मतलब बढ़ेगी नहीं बट मेंटेन रहेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो बिल्डिंग है वो रेंट के ऊपर है, ठीक है। अगर ये बिल्डिंग रेंट के ऊपर है, सपोज मेरे 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 10,000 रुपये का हर महीने रेंट पे कर रहा हूँ और 1 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं हर महीने रेंट पे करी जा रहा हूँ। बट हर साल, मतलब हर महीने जो प्रोडक्शन हो रही है वो तो 10,000 यूनिट 10,000 यूनिट 10,000 यूनिट ही हो रही है। इसका मतलब है 10,000 का रेंट पे करने से मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। 10,000 का रेंट पे करने से जो मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी है वो बस मेंटेन होती जा रही है कि 10,000 यूनिट हर महीने प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 10,000 का रेंट भी हर महीने पे कर रहा हूँ, 10,000 का खर्चा करने से मेरे यूनिट्स में कुछ इंक्रीज नहीं आ रहा। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इसका ये दूसरा मतलब ये है, मतलब इससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। दूसरा मतलब उसने जो यहाँ लिखा है वो ये बोल रहा है कि इसका जो बेनिफिट है वो साथ साथ कंज्यूम होता जाता है। एसेट लूंगा, ठीक है, तो एसेट का बेनिफिट अगले 10 साल के लिए मिलेगा। इस महीने का रेंट पे कर रहा हूँ तो भाई उसका बेनिफिट इसी महीने लेके खत्म हो जाएगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो वो ये कहना चाहते हैं। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कभी भी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेबल, सैलरी पेबल, तो ये सब क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आता है सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मैंने तुम्हें पहले भी समझाया हुआ एक बार कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के एग्जाम्पल देके मैं एक बार तुम्हें फिर शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो सर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है?
सर ये है मेरा करंट ईयर और ये जितने भी 3 लिखे ये नेक्स्ट ईयर है। करंट ईयर में सपोज करो मैंने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू क्या कर, मेरे जो ब्रांड है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट अपने चैनल के ऊपर चला। एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी, मैंने उसको बोला भाई तेरा बहुत अच्छा खासा चैनल है, तू क्या कर, तू मेरे इस ये जो ब्रांड की ऐड है ना अगले 5 साल के लिए तेरे को चलानी है, मैं आज तेरे से अगले 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और तू हर साल इसको चलाएगा और आज के आज तू मेरे से 50 लाख रुपए ले ले और अगले 5 साल के लिए मेरे जो ब्रांड की ऐड है वो टीवी पे तेरे चैनल के ऊपर चलनी चाहिए। उसने कहा ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने खर्चा कब किया? सर खर्चा तो किया आपने करंट ईयर में, मुझे बताओ इसका जो बेनिफिट है वो अगले 5 सालों के लिए मिलेगा। तो इस साल एक बेनिफिट मिला और अगले 4 सालों के लिए भी और बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब है कि जो 50 लाख रुपए मैं उसको पे कर रहा हूँ वो कितने सालों के लिए पे कर रहा हूँ? तो 5 साल के लिए पे कर रहा हूँ। बट क्या वो ये कह रहा हर साल 10-10 लाख रुपए देंगे? उसने बोला अभी की अभी मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन एक्सपेंडिचर विच इज़ रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। सर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि मैंने 50 लाख रुपए का खर्चा कब किया? आज। सर देखो अकाउंट्स में ना एक बात बोली जाती है कि तुम जिस दिन जो खर्चा करो उसी दिन को रिकॉर्ड करो, उसी दिन को लिख के रखो, ताकि जिन जिन लोगों ने तुम्हारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है ना उनको पता लगे तुम कितना खर्चा कर रहे हो। अब मैंने कहा यार ये 50 लाख रुपए है, इसका बेनिफिट मेरे को अगर 5 साल के लिए मिल रहा है, बट अगर मैं आज के आज इस 50 लाख रुपए को पूरा रिकॉर्ड कर लेता हूं तो जो मेरा इन्वेस्टर है जिसने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया वो तो कहेगा पागल हो गया, एकदम से 50 लाख रुपए इसने खर्च दिया, कैसे खर्च दिया? तो मैं क्या करूंगा, इस 50 लाख का बेनिफिट 5 साल के लिए मिलना है। तो अकाउंट्स बोलता है अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना तो इसको राइट ऑफ का मतलब दिखाना कि रिकॉर्ड करना। कहता तुम ऐसा करो ये 50 लाख को ना इस साल 10 लाख रिकॉर्ड कर लो, फिर अगले साल 10 लाख कर लेना, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। तो देखो मैंने रिकॉर्ड 50 लाख ही किया बट टाइमिंग अलग अलग थी। इसका मतलब है कि मैं इसको जब P&L अकाउंट में राइट ऑफ करूंगा ना वो इस साल बस 10 लाख करूंगा। सर ये आपने कैसे निकाला? देखो 50 लाख का टोटल खर्चा है, कितने सालों के लिए बेनिफिट मिला? सर 5 साल के लिए। तो एक साल का बेनिफिट कितना हुआ? 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख और ये आ गया 10 लाख। तो यही वो बोल रहे हैं, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है, एक बार पुरानी वीडियोस को देख लेना अगर नहीं ढंग से समझ आया तो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन एक्सपेंडिचर विच इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। देखो राइट ऑफ 5 सालों में राइट ऑफ किया है, 5 सालों में राइट ऑफ किए, which is written off in more than 1 accounting period because it is estimated that benefit of such expenditure will accrue in more than 1 financial year। मैंने इसीलिए इसको 10-10 लाख में बांटा क्योंकि मुझे पता है कि जो इसका बेनिफिट है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो सर रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी पैसा जो मेरे को रिसीव हुआ है फॉर सेलिंग ऑफ द गुड्स। 2 तरह की रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। 2 तरह की रिसिप्ट्स होती हैं। अब वो जो ऊपर एसेट गुड्स और सर्विसेज है ना उसको क्लासीफाई यहाँ किया हुआ है। सर रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसा मेरे को कोई भी जो पैसा रिसीव हुआ है जो मेरे डेली नॉर्मली मेरे को बिजनेस में रिसीव होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस में मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैं हर दिन स्टेशनरी बेचता हूँ और मेरे को कुछ अमाउंट रिसीव होती है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसा पैसा मेरे को रिसीव हुआ है जो मेरे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 2 दुकानें थी, मैंने एक दुकान को बेच दिया तो एक दुकान को बेचते एकदम से 50 लाख आया। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं रोज दुकान बेचता हूँ? द आंसर इज नो। मेरा काम है स्टेशनरी बेचने का। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है वंस इन अ लाइफ टाइम कोई पैसा मेरे को आ गया, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। So revenue receipt is the amount received in normal course of business, say against the sale of goods. For example, sale of goods or interest received on FD. Capital receipt is the amount received against the transactions which are not revenue in nature. For example, sale of machinery and sale of furniture. So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.